महाराष्ट्र के नासिक में एक ऐसा बाबा था जिसके दरबार में नेता झुकते थे, अफसर लाइन लगाते और महिलाएं शुद्धिकरण के नाम पर अंदर जाती थी, लेकिन बाहर निकलती थी बर्बाद होकर, टूटकर। नाम था अशोक खरात उर्फ डर्टी बाबा। असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक ढोंगी बाबा था या फिर सत्ता, पैसा और हवस का ऐसा जाल जिसमें बड़े बड़े नाम फंसे हुए हैं। और जब इसी बाबा की पोल खुली तो सिर्फ उसके काले कारनामे ही नहीं बल्कि सिस्टम की गंदगी भी सामने आने लगी। नासिक का ब्रह्म सदन और ईशानेश्वर मंदिर ये सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे बल्कि पावर सेंटर थे, जहां आम लोग नहीं, विधायक, मंत्री, बड़े अधिकारी और प्रभावशाली महिलाएं सब आते थे, झुकते थे और बाबा से सलाह लिया करते। अशोक खरात खुद को बताता था कॉस्मोलॉजी का डॉक्टर, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, लेकिन हकीकत क्या निकली? 10वीं क्लास में गणित में सिर्फ 28 नंबर, यानी कि फेल। यानी जो खुद नंबरों में फेल था वही लोगों की किस्मत के नंबर बदलने का दावा करने लगा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक खौफनाक कोड सामने आया। बाबा के कमरे के बाहर एक झूमर लगा था। जैसे ही उसकी लाइट बंद होती, स्टाफ समझ जाता कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अंदर क्या होता था? शुद्धिकरण। उसके नाम पर महिलाओं को बुलाया जाता और फिर उनके साथ यौन शोषण किया जाता। यह कोई साधारण अपराध नहीं था, यह था आस्था के नाम पर हैवानियत। जब इस डर्टी बाबा की वीडियो सामने आए तो पूरा देश सन्न रह गया। कई महिलाओं के साथ शोषण के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, लेकिन यहां पुलिस ने एक अहम कदम उठाया। 170 से ज्यादा वेबसाइट से वीडियो हटवाए, प्राइवेसी बचाने के लिए कार्रवाई की और वीडियो फैलाने वाले आरोपी भी गिरफ्तार हुए। लेकिन सवाल यह है कि ये वीडियो आखिर बने कैसे और इतने समय तक कोई आवाज क्यों नहीं उठी? इस केस ने तब बड़ा मोड़ लिया जब नाम सामने आया रूपाली चाकणकर, महाराष्ट्र महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, बड़ी राजनीतिक पहचान। उनकी तस्वीरें सामने आई बाबा को खाना खिलाते हुए, पैर धोते हुए और छाता पकड़ते हुए। और यहां तक कि बाबा को भगवान विट्ठल तक बताया गया। फिर आया सबसे बड़ा आरोप, बाबा के कहने पर उंगली काट ली। हालांकि रूपाली ने साफ कहा कि मैं सिर्फ उन्हें गुरु मानती थी, मुझे उनका असली चेहरा नहीं पता था। लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं, क्या ये सिर्फ अंधभक्ति थी या फिर कुछ और गहरा खेल? जैसे ही मामला बढ़ा, राजनीति में हड़कंप मच गया। सुषमा अंधारे ने गंभीर आरोप लगाए, उद्धव ठाकरे ने सख्त कार्रवाई की मांग की और फिर आया सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड का मुद्दा। बड़े नेताओं से संपर्क के दावे, लेकिन पूरी जानकारी सामने नहीं आई। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या कुछ नाम जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं? क्या असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर ही है? जांच में जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में नाम, लोगों के आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल, करोड़ों का लेन देन। ये कोई साधारण बाबा नहीं था, ये एक संगठित फ्रॉड नेटवर्क चला रहा था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक अकाउंट रूपाली चाकणकर की बहन के नाम पर। अब जांच एजेंसियां इस एंगल को भी खंगाल रही हैं। इस केस में एक और नाम जुड़ा, ममता कुलकर्णी। उन्होंने कहा कि महिलाएं खुद बचाव कर सकती थीं, बस यही बयान भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग, लोगों ने कहा कि आप पीड़ितों को दोष क्यों दे रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बाबा को ढोंगी बताया, लेकिन तब तक विवाद भड़क चुका था। अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अशोक खरात अकेला था या सिर्फ एक चेहरा था किसी बड़े नेटवर्क का? क्योंकि बड़े नेताओं से कनेक्शन, आर्थिक फ्रॉड का जाल, महिलाओं का शोषण और सिस्टम की चुप्पी, ये सब इशारा करते हैं कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नासिक का ये डर्टी बाबा अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके सवाल आज भी खुले हैं और जवाब अभी भी अधूरे हैं। क्या जांच में बड़े नाम सामने आएंगे? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या फिर यह केस भी फाइलों में दबकर कहीं रह जाएगा? दोस्तों, एक बात तय है, आस्था के नाम पर चल रहा यह खेल अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है, लेकिन असली सच अभी भी बाकी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।